हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है ना। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़े थे 6th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें हमने ज्योग्राफी करा दी है, पॉलिटी चल रही है अपनी, और अब चल रही है अपनी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अपने 3 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है ना। इसमें से हमने चैप्टर नंबर 3 है, उसके फर्स्ट पार्ट हमने बना दिया है। अब एक है सेकंड पार्ट, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है ना, तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको क्या समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए चैप्टर नंबर 3 के। तो बच्चों, अपने यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने पढ़ लिया यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। वो कब से कब तक थी? 4700 वर्ष से लेके 1700 तक। ठीक है ना। ये रही, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। नगरों के मतलब नगरीय जीवन के बारे में अपने पढ़ लिया था। और क्या क्या पढ़ा था हमने इस फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हमने कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मतलब कैसी सभ्यता है? एक आरंभिक नगर की सभ्यता है। ठीक है ना। आरंभिक नगर क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि जब आरंभिक मानव थे, जो सबसे पहले मानव थे, 32 लाख वर्ष पहले ये जो मानव थे वो क्या करते थे? आकेट एवं खाद्य संग्राहक थे। फिर जैसे वो पाषाण काल में आए, तो पाषाण काल में भी यही काम करने लगे वो। और उनके जीवन शैली में क्या आई? एक नई चीज़ आई। क्या आई? पत्थर। तो उन्होंने क्या किया? पत्थरों से अपने घरों का निर्माण करने, वो पत्थरों से क्या है, औजार बनाने के लिए औजार बनाए। औजारों से क्या शिकार करते थे वो। है ना। फिर मध्य पाषाण काल में आए फिर मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? आग की खोज हुई। ठीक है ना। फिर आए अपन नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में क्या हुआ? नव पाषाण काल में ये हुआ कि मतलब जो जो मानव था वो क्या है, स्थायी जीवन जीने लगा और कृषि करने लगा। कृषि करने के बाद वो पशुओं को पालने लगा, पशुपालन करने लगा वो। ऐसे करते करते वो किसान बन गया। और बनने के बाद क्या हुआ कि वो स्थायी निवास करने लगा। ठीक है ना। और घरों का निर्माण करने लगा। अब घरों का निर्माण करने लगेगा तो क्या होगा? आसपास की मतलब जितने समुदायों में रहने लगेंगे, समुदाय में रहेंगे तो क्या होंगे? उनके बस्तियां बनेंगी। बस्तियों से क्या बनेंगे? गांव बनेंगे। और गांव से क्या बनेंगे? नगर बनेंगे। तो उसी नगर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले जो नगर बना, जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्रथम नगर था, वो कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर फली फूली थी। ठीक है ना। जिसमें हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, इन सभी के बारे में, कि इनकी विशेषता क्या थी। निचला दुर्ग क्या है? दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 या 3 भागों में बांटा गया है। फिर ना अमीरी गरीबी के बारे में अपने पढ़ लिया। यहाँ पे मतलब जो ऊपर वाले लोग रहते थे, अमीर लोग, वो तो ऊपर रहते थे और नीचे वाली जनता रहती थी वहाँ पे। ठीक है ना। व्यापारी और ये रहते। फिर हमने देखा जो इनके जो भवन थे और नाले और सड़कें थी वो कैसी थी? एक योजनाबद्ध थी। प्लानिंग, इन्होंने क्या प्लानिंग की थी एक साथ। प्लानिंग करने के बाद ही ये कुछ चीज़ों का निर्माण करते थे और सभी एक साथ मिलकर निर्माण करते थे। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ तक पढ़ लिया हमने, नगरों के बारे में पढ़ लिया अपन ने। अब देखो, यहाँ पे थे अपन, यहाँ तक पढ़ लेता हूँ ना, नगर और नए शिल्प। ठीक है ना। नगर और नए शिल्प। अब नगरों में क्या क्या नए शिल्प बने? शिल्प का मतलब होता है कि कोई मतलब चीज़ को बनाना, जैसे मन के बना लिए किसी ने, तो वो कैसे शिल्पकार हो गए वो। ठीक है ना। किसी ने मूर्ति बना दी, ठीक है ना, ऐसे किसी ने मतलब मटके बना दिए, तो वो कौन होंगे? शिल्पकार बोलेंगे उनको। ठीक है। तो देखिए, इसमें आगे देखते हैं अपन। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। अब ये बता रहा है कि हड़प्पा में थे। हड़प्पा जो नगर है उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें अपन को प्राप्त हुई हैं, और उन चीज़ों से प्राप्त हुई चीज़ों से अपन क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। अब देखना क्या क्या अनुमान लगाएंगे हम। देखो ना, पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। अब देखो, सबसे पहले क्या मिली अपन को? तांबा मिली, कांसा मिला, सोना मिला, चांदी मिली। अब देखो, आपसे कोई ये पूछे कि सबसे पहले जो धातु है वो कौन सी थी, सबसे पहले धातु कौन सी धातु को अपनाया, तो आप बोलोगे तांबा को। ठीक है ना। और आप ऑप्शन में आपको ये भी दे देगा कि लोहा, तो लोहा यहाँ पे नहीं है। देखो, कहीं लिख रहा है लोहा? नहीं लिख रहा।
तो सबसे पहले जो धातु कौन सी थी, तांबा थी, फिर कांसे थे, फिर सोने थी, फिर चांदी थी, ठीक है ना। ये धातुएं बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इनसे क्या क्या बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, गहने बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आज भी बनाए जाते हैं, बनाते नहीं बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। आप देखते हैं आगे, यहाँ देखो, या कांसे की चीजें और तांबे की चीजें मिलने के कारण है, इसको क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, इसका एक और नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि कांस्य की चीजें भी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाई गई थी। देखो ये क्या है, मन के हैं, ये मन के नहीं, बाट हैं, बाट। जैसे 1 किलो का बाट होता है ना अपना, 1 किलो का बाट होता है, 2 किलो का होता है, 5 किलो का होता है, ऐसे। अब इसको कैसे पता लगा कि भाई ये 1 किलो का ही है ना। तो अपन ने क्या एक अनुमान लगा लिया है, वैसे कोई फिक्स नहीं है कि 1 किलो का ही है, तो अपन ने क्या लिया, अनुमान लगा रखा है। देखो पत्थर के बांटों को देखो, पत्थर के जो बांट हैं उनको देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया है। देखो कैसे बनाया गया, उनको चौकोर बनाया गया है। आपसे पूछेंगे कि बताओ बांटों की जो आकृति थी वो कैसी थी, वो थी आयताकार, आयताकार और वर्गाकार। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया, चर्ट पत्थर, कौन सा पत्थर, चर्ट, ठीक है ना, इनको बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। ये जो छोटे छोटे जो बाट हैं इनको किसके लिए बनाया गया, जो सोना चांदी को मापने के लिए इनको बनाया गया होगा, ठीक है ना। अब देखो मध्य में ये बोला इसके बारे में, ठीक है ना। मन के इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे, ठीक है। कौन से पत्थरों से बनाए गए थे, कार्निलियन पत्थरों से। बांटे किससे बनाए गए थे, चर्ट पत्थर से। और जो मन के किससे बनाए गए थे, कार्निलियन पत्थरों से। पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए थे। भैया आपने मोतियों के बारे में सुना है, मोतिया होते हैं तो उनको तराशा जाता है, बिल्कुल डायमंड होते हैं उनको भी तराशा जाता है, उनकी पॉलिश की जाती है। तो ऐसे ही ये क्या करते थे, जो पत्थर होते थे ना, जो चमकीले से पत्थर होते थे, उनको क्या करते थे, ये पत्थर को काट कर और तराशते थे, ठीक है ना। ऐसे देखो ये पत्थर हैं, ये तो पत्थरों की माला है, ऐसे मोतियों की माला होती है ना अपने, तो ये पत्थरों की, सब की सब पत्थर हैं ये, ठीक है ना। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाया जाए। देखो क्या कैसी कैसी चीजें मिली अपन को, ठीक है ना। अब देखो मध्य में दाएं, पत्थर के धारदार फलक, ये क्या है, फलक, धारदार फलक है, शायद ये हथियार हुए होंगे उनके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे धातु की चीजें मिलने लगी, ठीक है ना। फिर भी देखो ये जो फलके हैं ये किसके हैं, पत्थर के। मतलब ये है कि उन्होंने अब तक पत्थरों का उपयोग करना नहीं छोड़ा था, क्योंकि जो पुरापाषाण काल से जो पत्थरों का उपयोग चल रहा था वो आज भी चल रहा है, पर उसमें क्या हो गया, एक नयापन आ गया है। पहले क्या हथियार कैसे 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 थे, पुरापाषाण काल के मोटे मोटे थे, और अब देखो कैसे हथियारों के बिल्कुल छोटे छोटे और बिल्कुल पैने, है ना, पॉलिशदार, ठीक है। जो कुछ चीज़ पुरानी चल रही होती है ना तो उसको क्या अपन छोड़ते नहीं है, उसको आगे लेकर चलते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे नीचे दाएं, कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें से उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनाए दिखाए गए हैं। देखो ये मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। अब देखो ये वस्त्र है इसका, कढ़ाईदार, कढ़ाईदार वस्त्र है कि नहीं है, इसमें देखो फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, ये पक्का किसी लड़की ने बनाई होगी, क्योंकि फूल पत्तियाँ लड़कियाँ ही ज़्यादा बनाती हैं। सॉरी बुरा मत मानना, लड़के बना लेते हैं कुछ कुछ तो देखो ये चीज़ अपन को मिली थी। तो देखो अब इससे अब क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है ना। बांटे मिले थे, बांटे को मत, और जो बांटे मिलने का अर्थ क्या हुआ कि वहाँ पे क्या है, सबके सब वो क्या कैसे थे, एक सभ्य आदमी थे, सभ्य थे वो बिल्कुल,
जैसे आज अपन तोलते हैं ना, बांटों से तोलते हैं, तो मतलब बिल्कुल भी उनमें कमी नहीं थी, बिल्कुल सभ्य थे। और देखो वो क्या है, सुंदरता, सुंदरता है ना, उसको ज़्यादा दिखाते थे, ठीक है ना, सुंदरता को। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मन के बनाए थे अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो इससे क्या है, विलासिता की वस्तु, इन्हें क्या बोलते हैं, विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, विलासिता की वस्तुएं। विलासिता क्या होती है, जो ऐश और आराम होता है ना, वो वाली चीज़ें। तो ये ऐसे लोग थे ना, तो कैसे थे, विलासिता मोहित थे, विलासिता के गुलाम थे ये सब के सब। और देखो फल के बनाए गए थे, देखो ये मूर्ति बनी हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूर्ति क्यों बनी गई है। भाई आप आपके गांव में कोई मूर्ति लगाता है, मान लो अपनी, आप तो अपने गांव में जाओगे तो आप अपनी मूर्ति लगा सकते हो, आप कभी नहीं लगा सकते। पर कब लगाओगे आप, जब आपने कुछ बड़ा काम किया हुआ, या आप तो उस गांव के मतलब जमींदार हो तगड़े वाले, ठीक है ना, तो क्या करते हो, जब आप मूर्ति लगाते हो, तो इससे ये पता लगता है कि ये क्या, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इस नगर पे शासन करता हुआ, या इसको पुरोहित भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो अब आगे पढ़ते हैं अपन। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे, क्या बनाते थे, मोहर पत्थर की, ठीक है ना, मोहरें होती है, सील होती हैं, ठीक है ना। इन आयताकार पृष्ठ 25 मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। मोहरों पर किसके चित्र मिलते थे, जानवरों के चित्र। क्वेश्चन आ गया आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो पत्थर की जो मोहरें थी, उन पे किसके चित्र मिलते हैं, तो किसके चित्र मिलते हैं, जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये देखो कहाँ गए मोहरें, ऊपर ऐसा है, इसमें नहीं बताएगा ये देखो मोहरें हैं ये कैसे, देखिए ये सांड की है, हैं, ये ऐसे, ये गेंडा ऐसा है, ये बकरी गाय कुछ मतलब ऐसे कुछ है। तो ये ऐसी ये मोहरें हैं इनकी, ठीक है ना। इनके देखो लिपि देखो कैसी है, लिपि है इनकी, एक लिपि है ये कैसी है, चित्रलिपि, क्या बोलते हैं इसको, चित्रलिपि। चित्रलिपि क्यों है, क्योंकि इसमें चित्र बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो देखो आगे, तो ये क्या, मोहरें हैं, कैसी मोहरें, इन पे पत्थर की मोहरें, और इन पे किसके चित्र हैं, जानवरों के चित्र हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन थे, बनाते थे। ये कैसे बर्तन बनाते थे, कैसे बनाते थे, काले रंग के, कैसे, काले रंग के बर्तन, ठीक है ना, काले और लाल, काले व लाल, ये देखो लिख रहा है, काले और लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है ना। तो इस सभ्यता को मतलब आप बर्तनों के हिसाब से ही बांटते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्लैक एंड काले और लाल मिट्टी के बर्तन वाली सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा था, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था, क्या वे पत्थर के बांट बनाते थे, जो हमने अध्याय 2 में पढ़ा था, ठीक है ना। तो उनमें कहीं आपने देखा कि धातु का उपयोग हुआ, बिल्कुल नहीं देखा हमने तो धातु का उपयोग, तो ठीक है ना। तो देखो ये बता रहा है कि संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। जो मेहरगढ़ में पढ़ा था ना अपन ने, तो कहाँ पे था, जो पाकिस्तान में था मेहरगढ़, ठीक है ना, वहाँ क्या है, कपास की खेती होती थी, ठीक है ना। और वहाँ के घर कैसे थे, आयताकार घर थे, ठीक है, पढ़ा हुआ अपन ने। तो वहाँ से क्या है, सबसे पहले तो उसके पशुपालन के अवशेष मिले थे, कृषि और पशुपालन के अवशेष मिले थे वहाँ पे, ध्यान हो तो। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो देखो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, कपड़े के टुकड़े, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान में इस टाइम पे, ठीक है ना। वहाँ से क्या मिले, कपड़े के टुकड़े मिले, चांदी के अवशेष मिले, चांदी के मतलब चांदी का फूलदान होता है ना, ऐसे गमला होता है चांदी का फूलदान, ठीक है, फूलदान के ढक्कन, चांदी का एक ढक्कन है, तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपकी हुई मिले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, तांबे की वस्तुएं।
पक्की पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई। अब देखो इसको आगे पढ़ते हैं, ये क्या है? देखो फेंस क्या है, ये रहा। फेंस किसे कहते हैं? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फेंस क्या होता है? अब देखो कैसे बनता है फेंस। फेंस बनता है बालुक या स्फटिक पत्थरों। स्फटिक मतलब होता है कि वो सफ़ेद खड़िया पत्थर होता है ना, खड़िया पत्थर जो आपको मतलब उसमें चौक बोलते हैं इस टाइप में, तो उसको बोलते हैं स्फटिक पत्थर। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण, उसको मतलब बालू और स्फटिक जो चूना है, सफ़ेद चूना, उसको मिला के गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले हल्के समुद्री हरे होते थे। फेन से बनके चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन आप देखते हो ना, तो ऐसे इस तरह के बर्तन थे ये उनके। तो इनसे क्या बनाए थे? मन के बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है ना? तो ये फेंस है। अब देखो इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। अब देखो ये नाम आ गया विशेषज्ञ। विशेषज्ञ के क्या कौन होते हैं? जो किसी विशेष क्षेत्र में पारंगत होते हैं। जैसे आपसे कोई बोले कि आपकी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे मेरी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। तो आगे चल के आप क्या करोगे? इतिहासकार बनोगे और हिस्ट्री के बारे में इतना पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, और फिर आप उसमें क्या है, गहन रुचि लेने लग जाओगे हिस्ट्री में। ठीक है ना? तो आपसे कोई भी कुछ भी पूछे हिस्ट्री के बारे में, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। देते हो नहीं देते हो? बिल्कुल देते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? विशेषज्ञ है, जो एक विशेष क्षेत्र में अपने पेशे के लिए पारंगत हो जाता है। वो मतलब पारंगत हो गया बिल्कुल वो। ठीक है ना? तो मतलब देखो जो फेन से बनी वस्तु है ना, तो उनको कौन बनाता था? कोई विशेषज्ञ बनाएगा। ठीक है ना? जैसे कोई मान लो कि जैसे आपने सुना होगा ताजमहल। ठीक है ना? ताजमहल ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने तो क्या बोला था, रुपए दिए थे ताजमहल के लिए। बनाया क्या था? इस बनाया किसने था? जो आर्किटेक्ट इंजीनियर थे उसके, वो ईसा थे। कौन थे? ईशा। ठीक, इन्होंने बनाया था ताजमहल। तो ये क्या थे? ये आर्किटेक्चर थे, अभियांत्रिकी। वो अभियांत्रिकी मतलब इसको क्या बोलते हैं? इंजीनियर थे ये। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या बनाया? ताजमहल। तो ये क्या है? घर महल बनाने का काम करते थे। ठीक है ना? तो उन्हीं को बोलते हैं विशेषज्ञ। तो आपको इससे पता लग गया कि वो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके जो लोग थे उसमें क्या है, विशेषज्ञ भी थे। ठीक है ना? जो ऐसी चीज़ें बनाया करते थे, पेंस जैसी चीज़ें बनाया करते थे। विशेषज्ञ उसे कहते हैं, देखो विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। ठीक है ना? जैसे आप किसी चीज़ को बनाना चाहते हो तो आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। पच्चीकारी का मतलब ये है, चित्रकारी मतलब इस पर मतलब छपाई करना उस पर। ठीक है ना? उसे कहते हैं पच्चीकारी। पृष्ठ 26-75 देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। जो ये वाला था ना, बाबा था ये वाला, देखो ये पच्चीकारी। ये देखो क्या दाढ़ी बनाई है इसकी। आजकल के नाई भी नहीं बना सकते ऐसे तरीके को। तो ठीक है ना? ऐसे ये होती है पच्चीकारी। देखो ये भी पच्चीकारी है। ठीक है? कितने अद्भुत ढंग से बनाया गया इन्होंने। तो ये किसने बनाया होगा? एक विशेषज्ञ होगा जो क्या बनाता था? मूर्ति बनाता था। ठीक है? तो आप बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशेषज्ञों की अधिकता थी। तो यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। जो दाढ़ी वाले बाबा थे, ये मतलब किसने बनाए थे? कोई विशेषज्ञ ने ही बनाए थे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता भाई। आप हर कोई व्यक्ति विशेष मूर्तिकार थोड़ी बन सकता है। हर कोई मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कुछ भी कर दे भाई। आप एक ही क्षेत्र में एक विशेषज्ञ हो सकते हैं और कभी कभी तो आप विशेषज्ञ भी नहीं होते हैं। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते या फिर केवल महिलाएं
शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो दाढ़ी वाले बाबा थे, तो उससे क्या ऐसे क्या पता लगा कि मतलब किसने बनाया होगा, ये मूर्ति थी ये किसने बनाई होगी, तो हम उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्या क्या पता किसी महिला ने विशेषज्ञ हो, क्या क्या कोई पुरुष विशेषज्ञ हो, नहीं बता सकते हम, ठीक है ना। वो तो मैंने वैसे ही बोला था कि लड़कियों ने मतलब फूल पत्ती बनाई थी, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखो, अब इनको क्या कच्चे माल की ज़रूरत होती थी, विशेषज्ञ हैं तो विशेषज्ञों को तो हर चीज़ तो मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, दूर दूर इलाकों में जाएंगे और इलाकों में जाके क्या करेंगे, वहाँ से सामान लेके आएंगे। जैसे आपने उसमें फर्स्ट पार्ट था, उसमें पढ़ा था कि जो राजा था, जो शासक था, वो क्या करता था, लोगों को दूर दूर भेजता था सामानों को लाने के लिए, ठीक है ना। अब देखो सामान कहाँ कहाँ से आता था, जो कच्चा माल था उनके लिए कहाँ कहाँ से आता था। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, ठीक है ना। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जो भाई कच्चा माल किसे कहते हैं, कच्चा माल उसे कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ठीक है ना। या फिर जो किसान और पशुपालक होते हैं जो उनका उत्पादन करते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, कच्चा माल, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और जिसको या किसान और पशुपालक उनको उत्पादन करते हैं। जैसे क्या हुआ, जो लकड़ी और धातु होंगी वो तो क्या मिल जाएंगी अपन को, प्राकृतिक रूप से मिल जाएंगी। पेड़ भाई पेड़ लगे पड़े हैं उनको काट लेंगे अपन, ठीक है ना। धातुएं क्या मिल जाएंगी, खोदेंगे जमीन को खोदेंगे तो मिल जाएगी, धातुएं मिल जाएंगी अपन को, ठीक है ना। उनको कई विधियों से, साइंस में आप टीचर से पढ़ोगे कि कई विधियाँ हैं धातुओं को पृथक्करण करने की, ठीक है, तो उन विधियों का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं। फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे देखो किसान जो कपास था, कपास से क्या बनाए जाते हैं, रुई, ठीक है ना। और रुई से क्या मिलते हैं, जो रुई से क्या, कपास से क्या, रुई से कपड़े बनेंगे, फिर बनेंगे नहीं बनेंगे ऐसे। तो ये क्या है, कच्चे माल हैं, ठीक है ना। जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। किससे कपड़ा तैयार किया जाता है, कपास जैसे कच्चे माल के द्वारा। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। देखो जो तांबा था, तांबा, सोना, चांदी, जो भी पत्थर थे वो दूर दूर से आयात करते थे। क्या करते, आयात करते, वो चीज़ें क्या यहाँ नहीं मिलती थी। जो आपने राजस्थान में आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो तांबा मिलता है तो वो क्या है, खिचड़ी में मिलता है। झुंझुनू एक जिला है राजस्थान का, तो वहाँ पे खिचड़ी है, खिचड़ी नाम का एक गांव गांव टाइप में, कस्बा टाइप में ही है। तो वहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है। तो वो तांबा ना वो यहीं से ही ऊपर जाता होगा, ठीक है ना। पंजाब के इलाके में यहीं से, राजस्थान के ऊपर पंजाब है, फिर पाकिस्तान है, तो सटा हुआ है ना, तो यहीं से वो सामान लेके जाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का ऐसा संबंध है आज के राजस्थान से करते थे। राजस्थान का मतलब खेतड़ी, झुंझुनू, खेतड़ी जो गांव है वहाँ से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता। तांबे का आयात कहाँ से होता था, एक तो राजस्थान से हो जाता था और एक कहाँ से होता, ओमान में, ठीक है ना, ओमान में होता। ये कौन सा देश है, पश्चिमी एशियाई। जैसे आप जाओगे ना इधर से गुजरात से पार जाओगे आप, समुद्र मिलेगा, तो समुद्र के बाद जो भी आपको स्थल दिखेगा, पहला स्थल, उसी को कहेंगे ओमान, ठीक है ना। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब देखो कांसा कैसे बनता है, कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है, ठीक है ना। कांसा क्या है, एक मिश्र धातु, ठीक है ना। मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु उसे कहते हैं जो दो धातुओं से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है, दो धातुओं से। दो धातुएं कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनी कांसा, एक तो है तांबा और एक है टिन। तांबा तो कहाँ से मिल गया अपन को, राजस्थान से मिल गया और ओमान से मिल गया,
ठीक है। अब टिन कहाँ से मिला अपन को? टिन मिला अपन को ईरान से और अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से, ठीक है ना। तो कांसा क्या है? मिश्र धातु, तो इसी को ही बोलते हैं अपन, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है ना। सोने के आयात, आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया था। आपने केजीएफ पिक्चर देखी है? केजीएफ, केजीएफ रॉकी भाई, सुना होगा नाम रॉकी भाई, आया आया रॉकी भाई, ठीक है ना। तो देखो जो रॉकी भाई था वो कहाँ पे था? वो क्या करता है, वो सोना निकालने का काम करता है, बहुत सारा सोना देखा उसको, वो कहता है ना कि मेरी माँ ने कहा है कि दुनिया की जितना भी सोना है वो मेरे पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, सोना इकट्ठा करने लगता है। वो कहाँ पे? वो कर्नाटक में ही है वो, ठीक है ना। वो फील्ड है कोलार गोल्ड फील्ड, वो कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है ना। तो वो वहीं से ये सोना आता था, सिंधु घाटी सभ्यता को भी यहीं से सोना जाता था। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से होता था? होता था गुजरात से। देखो गुजरात क्या है? एक समुद्री इलाका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अपन को बहुत बड़े मोती मिलेंगे अपन को, ठीक है ना। जो बीच होते हैं तो उन किनारे क्या अपन को क्या चीज़ अपने वो मिलेंगे, पत्थर, बहुमूल्य पत्थर होते हैं वो मिल जाता है, शंख मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तो यहाँ से गुजरात से आता था, ईरान अफगानिस्तान से किया जाता था, ऐसे करके। देखो ये क्या है, ये एक रथ का पहिया सा नहीं है, रथ नहीं है, इसको बोलते हैं चैरियट, 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 इंग्लिश में बोलते हैं इसको चैरियट, ठीक है ना। देखो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जा सकता था, ठीक है भाई। इतनी सारी चीज़ें इतनी सारी चीज़ें थी, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाई जा सकती थी। तो इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। ये तो क्या है? मोहर है, और ये क्या है? खिलौना है, बच्चों का खिलौना है। भाई छोटी आकृति का है, तो भाई कोई छोटी, जैसे आपने बड़ी बड़ी कार होंगी तो कारों का छोटा रूप भी तो आता है, छोटा छोटा रूप से आते हैं, जब 20-20 25-25 रुपये की कार आते हैं छोटी छोटी बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी एक खिलौना है उनके लिए। उस समय देखते हो कितनी सुपर कार थी ये, उस काल के बच्चों की। तो ये सामान क्या है, इन्हीं मतलब ऐसे जो रथ थे तो इनसे ही लेकर जाते थे। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? अब उनको पता है किसका उपयोग करते थे, इनका मतलब रथों का उपयोग करते थे, ठीक है ना। पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी कि मैंने बताया था नवपाषाण काल में क्या हुआ था कि वो जो पहिए का आविष्कार हो गया था, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था, ठीक है। तो यातायात के साधन किससे करते थे वो? इन रथों से, या चैरियट, आपको तो क्या बोलना, चैरियट, ठीक है। अब देखो नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, अब जो नगर में रहते थे वो मतलब भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे, उनके लिए भोजन क्या था? आपने तो ये देख लिया कि जो सामान था, नगरों में सामान कहाँ से आता था, ये हमने देख लिया, ठीक है ना। नगरों में रहने वाले लोग कौन कौन से थे, ठीक है ना। शिल्पकार थे, ठीक है ना, विशेषज्ञ थे, मूर्तिकार भी थे, ठीक है ना, ये सभी थे। अब देखो, अब देख रहे हैं अपन, देख रहे हैं कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कहाँ कहाँ से आता था। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, लोग क्या है, नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। देखो अपन क्या करते हैं, जैसे अपने पास अनाज हुआ, ठीक है ना, अपने गांव में अपने अनाज उगाया, गेहूँ उगाया, तो अपन क्या करते हैं, शहर की तरफ जाते हैं, और शहर की तरफ जो बाजार होते हैं, जो मंडियाँ होती हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, अपन उसको बेच के आ जाते हैं, उससे क्या पैसे कमाते हैं। तो ऐसे यहाँ भी यहाँ काम होता था। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों और लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। जो आसपास के, जो शहर के आसपास क्या है, जो मैंने कल बताया था, ये शहर है, तो इसके आसपास क्या गांव होंगे छोटे छोटे, ठीक है ना, गांव होंगे छोटे छोटे। अब यहाँ से क्या है, सामान आएगा यहाँ, ये सब के सब गांव वाले क्या आएंगे, बेचने आएंगे, सामान आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। तो ये किसान और चरवाहे थे, यहाँ पे आते थे शहरों में, और शासक होते थे इसमें शहरों में, लेखक होते, राइटर होते थे, दस्तकार भी होते थे,
जो हाथों से काम, जो हाथों से बुनाई बनाई करते थे उसमें दस्तकार बोलते हैं। खाने के सामान दे देते हैं। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। अब देखो वहाँ पे क्या है, इन सभी चीज़ों के क्या है, अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? अवशेष। किस किस के अवशेष प्राप्त हुए हैं? गेहूं के, जौ के, दाल के, मटर के, धान के, तिल के और सरसों के। ठीक है ना। अब देखो आगे, जमीन की जुताई के लिए हल का उपयोग एक नई बात थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, हल का उपयोग होने लग गया। पहले क्या हल का उपयोग नहीं होता था बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हल का उपयोग गया है। और यहाँ पे क्या है, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाई क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। कोई आपसे पूछे कि जो जो हल थे, देखो ये हल है, देखो ऐसे हल थे लकड़ी के, ठीक है, लकड़ी के हल हैं ये, ठीक है ना। अब तो क्या ट्रैक्टर आ गए, लोहे के आ गए। तो किसके हल थे? लकड़ी के हल थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। तो अपन को क्या मिले हैं? खिलौने मिले हैं। तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ हल किस प्रकार के थे। जैसे अपन ने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई ये रथ का पहिए थे, तो अपन को पहिए पता लग गया कि भैया पहिए का आविष्कार हो गया था यहाँ, मतलब ये क्या है, रथ का उपयोग करने लगे थे। तो यातायात के लिए क्या करते थे, ये एक से दूसरी जगह इनको लेकर जाते थे। ठीक है ना। तो इस तरह आगे देखते हैं अपन। इन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। जैसे आप पश्चिमी राजस्थान में जाओगे घूमने के लिए, जब आप जाओगे तो आप देखोगे तो वहाँ पे क्या है, घरों के पास टाँके बने हुए हैं। टाँके मतलब एक बड़ा सा एक कुआं सा बना हुआ होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है। जब भी कभी बरसात होती है वहाँ पे, तो क्या है, वो पानी उनको संचित कर लेते हैं, ठीक है ना, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। जब बारिश नहीं होती है तो इसी पानी का उपयोग क्या करते हैं, वो पीने के लिए करते हैं, कभी कभी तो सिंचाई के लिए भी उपयोग में ले लेते हैं। तो हमने देख लिया, देखो यहाँ पे देख लिया अपन ने कि वो क्या क्या उगाते थे, किस किस के अवशेष मिले, गेहूं के मिले, जौ के मिले, दाल के मिले, मटर, धान, तिल, सरसों, इन सभी के मिले। और ये सभी सब कहाँ पर आते थे, शहरों में बेचने के लिए आते थे। फिर हमने देखा कि जुताई के हल मिले हैं, पर मतलब जुताई के हल तो मतलब मिले नहीं, पर उनके क्या खिलौने मिले हैं। तो उससे अपन को पता लग गया कि यहाँ पे क्या है, हल का उपयोग होता था, है ना। जो कालीबंगा है ना, तो वहाँ पे क्या है, जुते हुए जो खेत हैं वो भी मिले हैं, ठीक है ना। और वो क्या करते थे, सिंचाई के लिए क्या करते थे, पानी का संचय भी करते थे। अब देखो आगे, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। अब आपसे ये कोई पूछे कि हड़प्पा के जो लोग थे वो किन किन जानवरों से परिचित थे, तो आप बोलना गाय से परिचित थे, भैंस से परिचित थे, भेड़ से परिचित थे और बकरियों से परिचित थे। क्योंकि इससे क्यों परिचित थे, क्योंकि अपन ने देखा इनके क्या अवशेष पाए गए हैं। अवशेष का मतलब क्या है, इनके मतलब खिलौने पाए गए हैं इन सब्जियों के, ठीक है ना। तो इनको वो जानते हैं, इसलिए तो अपन किसी चीज़, भाई अपन किसी चीज़ का खिलौना तभी बनाएंगे जिसको अपन जानते हैं। जैसे आपको किसी ने कार कार का खिलौना दिया तो आप जानते हैं कि क्या कार क्या होती है, तेज़ दौड़ती है कार, है सड़कों पर। तो उसी का एक छोटा रूप दे दिया अपन को खिलौना के रूप में, ठीक है ना, उससे अपन खेलते हैं, ठीक है ना। देखो बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। चारागाह होते हैं जहाँ पे भैंस गाय जो चरती हैं, ठीक है ना। तो इनकी बस्तियों के आसपास क्या होते थे, तालाब होते थे जहाँ से वो पानी पी लेते थे ये सब के सब जानवर, और चारागाह भी होते थे जहाँ से वो खाना वाना खा सकते थे अपना। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। अब देखो, अब जैसे जैसे ही मान लो पानी नहीं है और चारा नहीं है, तो क्या करेंगे, वो पलायन करेंगे, ठीक है ना। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। देखो मछलियाँ अपन ने पता लग गया था कि मध्य पाषाण काल में ही मछलियाँ खाने शिकार करने लग गए थे, और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। ये सब देखो, ये वही अभी तक इन्होंने क्या है, आखेट खाद्य संग्रह, जो आखेट में शिकार करना है वो छोड़ा नहीं है अभी तक, ठीक है ना। आज भी नहीं छोड़ रहे हैं अपन यार। आपने देखा होगा कि मतलब क्या है कि जंगलों में क्या है, पुलिस बुला लेती है, पुलिस मतलब पुलिस को तैनात कर दिया जाता है। जो IFSS होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनको तैनात कर दिया जाता है, रेंजर को तैनात कर दिया जाता है।
फिर भी वहाँ पे क्या है, शेरों को मार दिया जाता है, चीतों को मार दिया जाता है, मारा कि नहीं जाता, तो उनकी खालों को मतलब बाज़ारों में महंगे महंगे दामों पर बेच दिया जाता है। तो अब भी ये काम हो रहा है, पर ये क्या पैसों के लिए हो रहा है, पहले कैसे होता था, खाने के लिए होता था। अब देखो, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आगे यहाँ पे मिलेगा अपन को धौलावीरा नगर। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे, कच्छ खादिर बेट एक वो है नदी के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। कौन सा नगर बसा है, धौलावीरा। कहाँ पे धौलावीरा, गुजरात में। और कहाँ पे ये, खादिर बेट के किनारे पर है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। ठीक है, नदी के किनारे, नदी के किनारे तो क्या मिलेगा, साफ पानी मिलेगा और ज़मीन उपजाऊ भी होगी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। देखो, ये धौलावीरा नगर था, उसको क्या है ऐसे 1 2 3 3 भागों में बांटा गया था। और बाकी के सभी नगर है ना, उनको कितनों भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। ठीक है ना, एक पश्चिमी एक पूर्वी। ठीक है, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। देखो, जो अपने और भी सभ्य और भी मतलब नगर पड़े थे, उनमें कैसी दीवारें थी, मिट्टी की दीवारें थी। ठीक है ना, पर यहाँ पे कैसी हैं, पत्थरों की दीवार, ऐसे बड़े बड़े पत्थर, ऐसे ऐसे ऐसे, इनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रवेश द्वार लगा दिए जाने के लिए, बस यहीं से एंटर होते उस नगर में। चारों तरफ से कहीं भी एंटर नहीं होते। इस नगर में खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ पे क्या है, एक खुला मैदान था, जिसको अपन जैसे खुला मैदान कैसे, स्टेडियम स्टेडियम होते ना, तो आपसे पूछ ले कि स्टेडियम कहाँ पा गए, सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम किस प्रस्थान से पाए गए थे, तो आप बोलना धौलावीरा से। तो इस स्टेडियम में क्या होता था कि यहाँ पे क्या मनोरंजन के कार्यक्रम होते थे, उनके सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे। ठीक है ना, जैसे आप सार्वजनिक कार्यक्रम, जैसे मनोरंजन के कार्यक्रम से खेल खेलते हैं अपन, जैसे क्रिकेट होते हैं, खेलते नहीं खेलते हैं, कभी कभी स्टेडियम में मतलब कॉन्सर्ट भी होते हैं। ठीक है ना, म्यूजिक गाते हैं, उसमें गाना वाना गाते हैं वहाँ पे, ये सब काम ऐसे ही यहाँ पे हुआ करते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खुदा खुदा पाया गया। यहाँ पे क्या है, हड़प्पा लिपि मिली है, यहाँ पर भी हड़प्पा लिपि। कैसी लिपि है वो है चित्रलिपि। कैसी लिपि, चित्रलिपि। ठीक है ना, चित्र बने हुए हैं उनमें, तो उनको अपन को क्या पढ़ नहीं पाए, तो चित्रों का उनका मतलब अलग अलग मतलब होगा, क्या मतलब हो वही समझ सकते हैं जो उनको पढ़ना जानते थे। अब वो आदमी तो है नहीं अपने पास, तो इसको इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा 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 गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। भाई ये क्या है, यहाँ पे ये धौलावीरा नगर है, तो इसके यहाँ पे किनारे, यहाँ पे दरवाजे पे बोर्ड नहीं लगा देते अपन, नो पार्किंग का बोर्ड लगा देते हैं, ऐसे यहाँ पे क्या एक बहुत बड़ा पार्क बोर्ड लग रहा है। ठीक है ना, वहाँ पे क्या चित्र बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 चित्र बने हुए हैं। अब आपने देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के जो बाकी के नगर थे, उनमें क्या थी, मतलब क्या अपन को खिलौने मिले थे और छोटे छोटे मोहरों पे लिपि मिल गई अपन को, तो मतलब छोटे छोटे मतलब अवशेष प्राप्त हुए। पर ये इतना बड़ा अवशेष था, ये वो कैसा था, और चारों तरफ कैसे था, ये लकड़ी से बना हुआ। ठीक है ना, तो ऐसे, तो ये सबसे बड़ा अवशेष था। क्योंकि देखो, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए गए थे। गुजरात की खंबाती खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे ऐसे स्थान पर बसा था, जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अब देखो, अब बोल रहा है एक तो धौलावीरा के बारे में पढ़ लिया अपन ने, और एक पढ़ लिया अपन, पढ़ रहे हैं हम लोथल के बारे में। ठीक है ना, देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये लोथल और धौलावीरा कहाँ पर है, एक बार मैप में। हिस्ट्री को क्या मैप से पढ़ते ना तो अच्छा रहता है। देखो, ये तो है लोथल अपना, ये लोथल है, और ये क्या है, धौलावीरा। ठीक है ना, देखिए गुजरात में
तो धौलावीरा तो क्या है, कच्छ की, यहाँ कच्छ का इलाका है, तो कच्छ की खाड़ी में यहाँ स्थित है। और यहाँ साबरमती एक नदी है, तो उसकी एक उपसहायक नदी है, तो उसके किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो आपने देख लिया 2 नगरों के बारे में बात कर रहा है ये। देखो ये क्या है, लोथल, ये एक तालाब सा है ऐसा, और ये लोथल इलाका है यहाँ से ऐसे। ये देखो, ये मिट्टी की ईंटें बनी हुई हैं, पकी हुई मिट्टी की ईंटें। ये बहुत बड़ा स्थल है धौलावीरा। ये लोथल है, लोथल, लोथल है धौलावीरा नगर, ये लोथल है, लोथल। लोथल क्या है, एक बंदरगाह है, क्या है, एक बंदरगाह, ठीक है ना। अब बंदरगाह किसे कहते हैं, बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ पे क्या है, जहाज वहाज जो नावें आती हैं ना, तो वहाँ पे क्या है, खड़ी होती हैं, ठीक है ना। भाई शिप्स होती हैं, वो कहाँ पे आएंगी, बंदरगाहों पे आएंगी, पोर्टों पे आएंगी, ठीक है ना। वहाँ से क्या सामान लोड होगा, और फिर दूसरे देश के मतलब बंदरगाह होंगे उनके पास, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे वो सामान उतार देंगे। जैसे आपने एयरपोर्ट देखा है, एयरपोर्ट क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एरोप्लेन आते हैं, एरोप्लेन इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ से तैयार होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था, ठीक है ना। ये क्या है, लोथल नगर कैसा है, बंदरगाह है। तो बंदरगाह है, तो यहाँ पे क्या है, समुद्री किनारे पर ही है। तो समुद्री किनारे पे क्या मिलेगा अपन को, मन के मिलेंगे। तो ये क्या है, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया व उतारा जाता होगा। तो यहाँ पे आप लोथल के बारे में जानते हैं कि लोथल के बारे में क्या क्या अपन को अवशेष मिले। सबसे पहले तो मिल गया कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, बंदरगाह है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो आपसे कोई पूछे कि जब पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ें कहाँ से मिली हैं, तो आप बोलना लोथल से मिली हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो समुद्र के किनारे होते हैं, तो मतलब क्या, अपन को बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे पत्थर मिलते हैं, कोई चमकदार गोल गोल पत्थर मिल जाते हैं अपन को, तो उनसे क्या है, मन के बनाने में आसानी होती है, ठीक है ना। शंख में मिल जाते हैं अपन को समुद्र के किनारे पर, ऐसे। इस नगर में एक बड़ा गृह भी है, भंडार गृह भी है। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। मोहरबंदी, मोहरबंदी किसे कहते हैं, गीली मिट्टी होगी, मान लो गीली मिट्टी ऐसे, मतलब गीली मिट्टी से है, और इस पर एक मोहर लिया अपन ने ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मोहर ली, और इसको क्या है, इस पर दबा दिया, ठीक है ना। तो क्या है, छप, इसकी जो ये आकृति होगी, इस पर छपी होगी कुछ आकृति, तो यहाँ पे क्या है, वो छप जाएगी, तो इसके बोलते हैं मोहरबंदी। तो इस लोथल में क्या मिला अपन को, एक भंडार गृह मिला है, ठीक है ना। तो भंडार गृह में क्या क्या मिला है अपन को, भंडार गृह में मोहरें मिली हैं और मुद्रांकन मिली हैं। तो लोथल कैसा हो गया, एक क्या है, बंदरगाह हो गया। कैसा नगर है, बंदरगाह नगर। और यहाँ पे क्या क्या मतलब किस चीज़ का कार्य होता था, यहाँ पे पत्थरों, शंखों और धातुओं के बनाई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था ये, ठीक है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संबद्ध मन के बनाने का काम होता था। यहाँ पे क्या एक इमारत भी मिली है, फैक्ट्री होती है ना, जिसको मैंने फैक्ट्री का आपको उदाहरण दिया था, एक फैक्ट्री होती है, तो उसमें मतलब कपड़े के टुकड़े मिल गए आपको, तो आप बता सकते हो कि यह एक कपड़े की फैक्ट्री है। तो ऐसे क्या है, जो एक बड़ा सा एक घर था, बड़ा सा एक इमारत है, इसमें क्या है, मन के मिले हैं अपन को, छोटे छोटे मन के मिले हैं कई सारे। तो इससे क्या पता लगा कि भाई मनके की फैक्ट्री होंगी, मनके की क्या है, फैक्ट्री, मतलब यहाँ मनके का कार्य होता था, क्यों। पत्थर के टुकड़े अध बने मन के, भाई कुछ मतलब कपड़े होते हैं जो मतलब काट, मतलब उनकी कोई तरह जैसे कपड़े होते हैं कुछ, मान लो जो अपन जैसे सिल्क, कोई वैसे दर्जी के पास जाना आप, तो वहाँ पे देखना कि जो, जैसे आपने कपड़ा दिया दर्जी को कपड़े सिलने के लिए, तो क्या आधा सा जो कपड़ा होता है ना, उसको बाहर निकाल देता है वो, काट काट के, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो मन के जो खराब हो गए थे, उनको क्या बोलते हैं, अधबने मन के बनाने के उपकरण भी मिले अपन को, और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं, ठीक है ना। तो इन अवशेषों से, ये जो अवशेष हैं, इनसे अपन को पता चलता है कि ये मनके की फैक्ट्रियाँ हैं। मुद्रा, मोहर या मुद्रांकन या मोहर मंदी, ये क्या है, देखो ये क्या है, एक मोहर,
ये क्या है, मोहर, ठीक है ना। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, शब्द मोहर का चित्र है। मोहरा का उपयोग सामान्य भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जैसे मान लो कि आप पोस्ट ऑफिस गए हो कभी, तो पोस्ट ऑफिस पे देखना कि आपको सील करके देते हैं वो, ठीक है ना। ऐसे लिफाफा होगा आपका ऐसे, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे सील कर देते हैं, रेड मतलब सील लगा देते हैं, यहाँ चिपका देते हैं इसको, ठीक है ना। अगर मान लो किसी अब आपको यहाँ पे आप रुपये डाल देते हैं इसमें, मान लो 500 रुपये इसमें डाल दिए अपन ने, 500 रुपये डाल दिए। अब क्या, आपने आपका दोस्त है यहाँ पे, ये आपका दोस्त है, इसको भेजना है आपको, ठीक है ना, ये लिफाफा यहाँ पे भेजना है। अब क्या 500 रुपये सेफ पहुँच पाएंगे उसके पास, ठीक है ना। जो डाकिया है वो यहाँ पे इसको लेके जाएगा, ठीक है, इसके पास 500 रुपये के, तो क्या आपको कैसे पता कि ये सेफ रहेंगे। अब ये क्या करेगा, ये आदमी जो आपका दोस्त है ये देखेगा जो सील थी ना, ये वाली सील थी, ये लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अगर मान लो ये सील टूटी हुई है, मतलब चिपकी नहीं है, तो क्या होगा कि इसमें से छेड़खानी की हुई है, ठीक है, तो शायद पैसे निकाल लिए, तो इससे क्या पता लग जाएगा। तो ऐसे ही क्या करते थे ये लोग करते थे, ये इसलिए मोहरा का उपयोग करते हैं। मोहरा का उपयोग सामान्य भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। देखो गीली मिट्टी लगा दी और उन पर मोहर चिपका दी, ठीक है, मोहर मतलब दबा दिया उसको गीली मिट्टी को। अब गीली मिट्टी को दबाने से क्या होगा, फिर वो क्या थोड़ी देर बाद सूख जाएगी वो मिट्टी, ठीक है ना, कड़क बन जाएगी, ठीक है, कड़क बन जाएगी। तो मान लो जैसे कोई मतलब उसे छेड़खानी करेगा तो वो मिट्टी टूट जाएगी, टूटेगी नहीं टूटेगी, बिल्कुल टूट जाएगी, और उसे मोहर भी वो हट जाएगी। तो इससे दूसरे आदमी को पता लग जाएगा कि इसमें कुछ छेड़खानी हुई है। और जो मोहर की छाप को होते हैं उसको बोलते हैं मोहर बंदी। अगर आप ये टूटी हुई नहीं होती तो ये साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। देखो ये कह रहा है कि अगर ये जो छाप थी अगर टूटी हुई नहीं है तो ये साबित हो जाता कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब देखो ये कह रहा है आज भी मोहरों का प्रयोग होता है, पता लगा कि मोहरा का उपयोग किस लिए किया जाता है। स्टाम्प होते हैं ना, जो मतलब जो नीली शाही होते हैं, डब्बे होते हैं, जैसे अंगूठा लगाते हैं अपन, तो वो भी क्या अपनी मोहर है, अंगूठा भी क्या अपनी मोहर ही है। अब देखो ये इतनी बड़ी सभ्यता थी, इसका अंत मतलब इसका अंत कैसे हो गया, ठीक है ना भाई। ये इतनी बड़ी फली फूली योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने घर बनाए, साफ सफाई का ध्यान रख रहे थे ये, है, और बिल्कुल बहुत सभ्य तरीके से रहते थे। तो ये मतलब इतना होने के बावजूद भी क्या हुआ होगा कि मतलब ये सभ्यता अंत हो गई, ठीक है ना। तो देखो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। देखो क्यों छोड़ा इन लोगों ने इसलिए छोड़ा, लेखन मोहर बांटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब मतलब कैसे होने लग गया, काफ़ी ये तो बहुत प्लानिंग के साथ काम करते थे, है ना, और सामान दूर दूर से कच्चा माल आयात करते थे। तो ऐसा क्या हो गया कि ये सब की सब मतलब उनका तहस नहस हो गया, पूरी सभ्यता तहस नहस हो गई इनकी। जल निकास प्रणाली थी इतनी अच्छी, जल निकास प्रणाली जो आज भी नहीं है, ठीक है ना, वो उस टाइम पर थी, वो भी मतलब नष्ट हो गई। क्यों हो गई, तो ये देखो ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं, ठीक है ना। इसका अभी तक वो जो इतिहासकार हैं उनको अभी तक पता नहीं लगा है कि ये सब क्यों हो गई। पर कुछ विद्वान क्या अनुमान अनुमान लगाते हैं अपना, तो उन्होंने अनुमान बताए हैं अपनी बस, ठीक है ना। तो देखिए अनुमान क्या क्या है उनको पढ़ते हैं अपन। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, ठीक है। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, ठीक है ना। अब देखो एक ने कहा कि नदियाँ सूख गई होंगी, आपने सोचा है, आपने देखा होगा कि जो जितनी सभ्यताएं थी वो क्या किस पे हुई हैं, किस पे बसी हैं, नदियों के किनारे, ठीक है। अगर मान लो नदियाँ ही सूख गई होंगी तो बस वहाँ पे क्या कृषि हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आदों ने तो ये ऐसे कहा इतिहासकारों ने। फिर अन्य का क्या कहना था, अन्य ने कहा कि भाई एक ही जगह पे मान लो कि आप एक ही जगह पर रहोगे, ठीक है ना, यहाँ पे जंगल हैं, कई सारे जंगल हैं ऐसे ऐसे, तो आप एक जगह पर रहोगे
तो क्या करोगे आप, ईंधन की जो ईंटें की थी वो पक्की करनी थी आपको, तो आप क्या करोगे, ईंधन के ऐसे पेड़ों को काटोगे, तो यहाँ के सब पेड़ों को आप काट दोगे, ठीक है ना। सब पेड़ों को काटने से क्या होगा, यहाँ पे बरसात होना कम हो जाएगा, ठीक है ना। जल चक्र में पढ़ना आपने ज्योग्राफी की क्लास में, ये जल चक्र में क्या होता है, पेड़ों को काटने से क्या होता है कि जो बरसात होती है ना वो नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सूखा पड़ गया होगा, है ना? क्या पड़ गया होगा, सूखा पड़ गया होगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर सब जंगलों का विनाश हो गया, जंगलों का विनाश कैसे हो गया कि आप कोई ये सभ्यता के लोग एक जगह रहते थे, एक जगह रहेंगे तो जितने भी मतलब दिन ब दिन ये मतलब ईंधनों का बहुत ज़्यादा ईंधनों का उपयोग करेंगे, तो क्या होगा, एक दिन सबके सब जो पेड़ हैं वो खत्म हो गए होंगे, ठीक है ना। जंगलों का विनाश क्यों है, इसको बताया गया है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, तो इसलिए जंगलों का विनाश हो गया। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास के मैदान समाप्त हो गए। भाई जो चारागाह थे वो मतलब एक ही जगह पर चारागाह करेंगी, मतलब भेड़ बकरी है, जैसे आप देखते हो, आप कभी जाना भैंसों को चराने के लिए आप जाते हो, कभी गाँव में जाते हो, कोई देखना, तो क्या वो अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं, ठीक है ना। वो एक जगह पे अपनी भैंसों को मतलब गाय को मतलब नहीं चराते, क्यों नहीं चराते हैं वो एक जगह, क्योंकि पता है कि यहाँ पे चर लिया तो यहाँ पे क्या है वो ख़त्म कर देंगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है, दूसरी वनस्पतियाँ नहीं उग पाएंगे फिर बाद में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वनस्पति का अभाव बन जाएगा, वनस्पति के अभाव से क्या हो जाएगा, रेगिस्तानी इलाका बन जाएगा वो। तो इसलिए चारागाह भी अपन को मतलब रोटेशन में करना चाहिए। तो आप देखते हैं कुछ इलाके बाढ़ आ गई, कुछ इलाकों में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। अगर मान लो किसी ने तो कहा कि नदियाँ सूख गई, किसी ने कहा जंगल विनाश हो गए, किसी ने क्या कि घास के जो मैदान हैं वो ख़त्म हो गए, ठीक है ना। किसी ने कहा जो बाढ़ आ गई थी। बाढ़ कैसे आ गई कि बरसात ज़्यादा हो गई, बरसात आने के पास ये नदी के किनारे तो बसे हुए थे सबके सब नगर, और वहाँ से इनको तहस नहस कर दिया, इसलिए आ गए होंगे। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, ठीक है। कोई कुछ बाढ़ आती है, जैसे बिहार में कुछ बाढ़ आई, बिहार में कोई बाढ़ आई और जो महाराष्ट्र में कोई रहने वाला बंदा है तो इसको प्रभावित करेगी वो बाढ़, नहीं करेगी। वो किसको प्रभावित करेगी, केवल वो प्रभावित करेगी बस बिहार के लोगों के लिए, ठीक है ना। तो यही कह रहा है राइटर, ये कह रहा है कि जब देखो ये सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ तो क्या है, बाढ़ को, और जैसे ये जो इतिहासकार हैं ये अपना सुझाव दे रहे हैं, इतना सुझाव दे रहे हैं, तो नदियों के सूखने का कारण, भाई एक नदी सूख गई ऐसा तो है नहीं, सभी की सभी नदियाँ सूख गई। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता तो मतलब बहुत तो फैली हुई है, कई इसके प्रवास स्थल हैं, ठीक है ना। तो एक साथ ही कैसे नष्ट हो गई, तो इसका अपन के पास कोई उत्तर नहीं है। क्या आपके पास उत्तर है? और आपके पास उत्तर है तो आप हमें कमेंट करिएगा कैसे कैसे हो सकता है ये। ऐसा लगता है कि सांसों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, जो भी हुआ वो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। देखो ये कह रहा है कि मान लो शासकों का जो दाढ़ी वाले बाबा थे ना, उसका नियंत्रण समाप्त हो गया। जैसे मान लो कि आप रहते हो, आप अपने घर में हो, आपके पिताजी हैं, आप कुछ भी करो, आपके पिताजी कुछ भी नहीं बोलते हैं आपको, ना डांटते ना पीटते, कुछ भी नहीं लगाते हैं, और ना आप किसी अपने पिताजी की बात को मानते हो, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं आपसे कि ये कर ले, पर आप उनकी नहीं सुनते हो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो आप क्या है, उग्र बन जाओगे, कुछ भी करने लग जाओगे, उल्टा सीधा काम करने लग जाओगे, करते हो नहीं करते हो, ठीक है ना। जब कुछ गलत हो जाता है तब बोलते हो पिताजी मैंने ये गलत काम मुझसे हो गया है, ठीक है। तो पिताजी जब तो मना करे थे आपसे मत कर मत कर, पर आप क्या है, सुन नहीं रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ था कि शासक थे तो जो उनका नियंत्रण था वो क्या समाप्त हो गया। समाप्त होने से क्या, जो प्रजा थी उनकी वो कि वे कैसी हो गई, भ्रष्ट हो गई। भ्रष्ट मतलब एक तरह से उनकी बातें नहीं मानने लगी शासक की, मतलब कुछ भी अपने जो मन में आया वो करने लगी। मतलब राजा ने कहा कि यहाँ पर मत रहना, ठीक है ना, तो मतलब तो वो बात नहीं माने, वो नदियों के पास ही रहने लगे। राजा ने कहा कि सड़कों पे मत रहो, तो नहीं, वो तो सड़कों पे आकर झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाने लग गए। तो ऐसे ही बोल रहा है, ये भी एक अनुमान लगाया गया। आधुनिक पाकिस्तान, अब बोल रहा है कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई नई छोटियों में जाकर बस गए थे। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
थोड़ा मैप में से आप तो बस अज्यूम कर लो कि ऐसे थे। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। ऐसे ये क्या इलाका था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये इलाका, ठीक है। यहाँ हड़प्पा था, यहाँ मोहनजोदड़ो था, यहाँ धोलावीरा था, यहाँ लोथल था, यहाँ सुतगोंडा था, यहाँ मतलब अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से लेके यहाँ तो क्या अफगानिस्तान था, यहाँ बलूचिस्तान था जो कहाँ पे पाकिस्तान में है उस टाइम, ठीक है। ये क्या था यहाँ पे आलमगीर, यहाँ तक आलमगीर उत्तर प्रदेश में यहाँ तक फैला हुआ था ये आलमगीर, आलमगीर यहाँ तक इसका इलाका फैला था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियाँ जो अपने अभी जो पढ़ी थी यहाँ पर ने 4-5 स्थितियाँ, तो इनमें से कुछ ना कुछ स्थितियाँ हुई होंगी, ठीक है ना। अब क्या करा, ये जब सारी बस्तियाँ थी ये उजड़ गई, तो उजड़ने के बाद क्या करें, ये अपने साथ क्या कुछ सामान लेके चलेंगी। जब आप घर छोड़ के जाते हो तो आप क्या घर की कुछ सामान चीज़ें लेके जाते हो कि नहीं जाते, जैसे आपके संस्कार होते हैं, तो संस्कार आप छोड़ सकते हो अपने, जो आपके माँ बाप ने आपको संस्कार दिए हैं, जैसे उन्होंने संस्कार आपको दिया है कि रोज़ मतलब जो अपने बड़ों से मतलब आदर करके बोलना, आदर आदर जो सम्मान सूचक शब्द है उनको लेकर बोलना होता है, ठीक है ना। वो आपके आप माता पिता ने आपको संस्कार दिए। आप कहीं शहर में गए, ठीक है ना, तो शहर में कोई भी आपको बड़ा आदमी व्यक्ति मिलता है आपको, तो आप उससे आदर से ही बोलते हो, सम्मान पूर्वक ही बोलते हो, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि आप अपनी संस्कृति को लेके दूसरे के शहर में गए और वहाँ पे भी अपनी संस्कृति का छाप छोड़ा, तो क्या दूसरा आदमी क्या सोचेगा, अच्छा यार ये लड़का कितना अच्छा है, तो मैं क्या करूँगा अपने बेटे को भी ऐसे संस्कार दूंगा, ठीक है ना। ये क्या ये बस्ती, ये जो इलाका था ये क्या पहले इसको क्या बोलते हैं आरंभिक नगर, ये सब नगर थे इनको आरंभिक नगर क्यों बोलते हैं। ये तो क्या फले फूले, पर जो बाकी के जो इलाका था ना यहाँ पे भी तो इंसान रहते थे, तो ये क्या वैसे मतलब अभी तक मतलब नवपाषाण काल में जी रहे हैं अभी, तो ये तो क्या नगरों का विकास कर लिया इन्होंने तो। और यहाँ पे जो इलाके थे यहाँ पे जो इलाके थे, यहाँ पे जो इलाके थे, ये क्या है अभी पाषाण काल में ही जी रहे हैं, ठीक है, नवपाषाण काल में जी रहे हैं। अभी तो ये कृषि करना स्टार्ट किया इन्होंने, और यहाँ पे तो क्या नगर बन गए, तो ये क्या जैसे यहाँ पे समाप्त हुआ सब कुछ, तो ये क्या सबके सब इधर की तरफ भागने लगे, है ना। ये अपने संस्कारों को लेके यहाँ पर आए, यहाँ पे आए तो इनको भी क्या है संस्कार सिखाए, उन्होंने सबकी संस्कार अपने जो भी चीज़ यहाँ पे इन्होंने सीखी थी उन चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने सिखाया, और यहाँ पे भी क्या फिर नगरों का निर्माण होने लगा। तो ऐसे तरह के इस संस्कृति ने अपना छाप छोड़ा, है ना। अब तो ये बता रहा है इसके लगभग 400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, इनके बारे में तुम अध्याय 5 में और 8 में पढ़ोगे। जो अध्याय अपना 5 व 8 आएगा ना उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में। अगर जो आप में जनपद ये क्या फिर जनपद बनने लगे, है ना, आरंभिक नगर के बाद। अब देखो तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो, तो यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, और मोहनजोदड़ो तुम क्या खाते देखोगे। तो ये आपको जो एक्टिविटी है ये आपको करनी है। अगर आपने ये एक्टिविटी कर ली तो आप इसका चैप्टर का जो पूरा सार है ना वो समझ जाओगे, ठीक है ना। तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप देखते हैं अपन इसके क्वेश्चन आंसरों को। इसके क्वेश्चन आंसरों को आप कमेंट कर देना, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। वैसे क्वेश्चन आंसर को आपको मतलब खुद ही कर लोगे, इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि आप खुद करने के लिए काबिल हो, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।